हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट बॉडीज को, और अब तक हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बॉडीज पार्ट 3 की। आज हमारी शुरुआत होगी इंपॉर्टेंट बॉडीज पार्ट 3 से। पार्ट 3 में जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं वो हमारी कुछ ऐसी हैं, जैसे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट बॉडीज पार्ट 3 में। लेक्चर की शुरुआत से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो मैं आपके लिए यहाँ पे एक बार पढ़ देता हूं। The images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and the owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. Okay? अब हम बात करें असवीकरण की। हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें तथा हम इन छवियों को हटा देंगे। तो आइए पहले हम शुरुआत करते हैं द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, तो देखिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज क्या होती हैं, पहले ये समझते हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो टर्म है वो एक ग्रुप को रेफर किया जाता है एक लार्ज पॉपुलेशन के अंदर, जिनकी जो मदर टंग है या जो प्राइमरी लैंग्वेज है जिसमें वो बात करते हैं वो मेजॉरिटी से डिफरेंट है इन अ पर्टिकुलर रीजन और स्टेट। जैसे मान लीजिए अगर आप पंजाब में रहते हैं तो ज्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं, लेकिन वहां पे अगर आप मराठी बोल रहे हैं तब आप वहां पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो मेजॉरिटी लैंग्वेज के मुकाबले बहुत कम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये शेयर करता है कॉमन लैंग्वेज को, जो कि इन्हें अलग दिखाता है डोमिनेट लिंग्विस्टिक कम्युनिटी से विद इन द पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, जो कंट्री है इंडिया वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। ठीक है, तो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं वो न्यूमरस हैं और डाइवर्स हैं। ठीक है, हालांकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज भी करता है, साथ में उनके राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है, और कई सारे आर्टिकल्स और प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं इसके लिए। ये जो प्रोटेक्शन है ये इंश्योर करती है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हैं वो प्रिजर्व कर सकें, प्रमोट कर सकें, डेवलप कर सकें अपनी लैंग्वेज को, कल्चर को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 36.3 मिलियन पीपल जो थी इंडिया की पॉपुलेशन में से, जो कि 1.2 बिलियन थी, वो कई सारे माइनॉरिटी लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो अगर हम बात करें कि हम आइडेंटिफाइड कैसे करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, देखिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि इंडिया में कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं डिफरेंट स्टेट और रीजन में। कुछ लैंग्वेजेस जो हैं उनके कई सारे स्पीकर्स हैं, जैसे बंगाली लैंग्वेज के अच्छे खासे लोग हैं, तेलुगु, मराठी, तमिल एक्सेट्रा। ये जो लैंग्वेज है इनको माइनॉरिटी भी कंसीडर किया जाता है अगर ये प्रोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन नहीं है तो। ठीक है, वहीं पे हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के थ्रू कई सारे स्पेसिफिक सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है लिंग्विस्टिक और कल्चरल माइनॉरिटीज को। जैसे कि आपका आर्टिकल 29 आ गया, ये आर्टिकल गारंटी करता है कि जो माइनॉरिटीज के राइट हैं अपनी लैंग्वेज को बचा के रखने के, अपने स्क्रिप्ट को बचा के रखने के और अपने कल्चर को बचा के रखने के लिए, वो उनके पास रहेंगे। आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज जो हैं उनके पास राइट है इस्टेब्लिश करने का और एडमिनिस्टर करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग। वहीं पे हम बात करें लैंग्वेज पॉलिसीज की,
तो देखिए इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया है जो कि इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करती हैं प्रिजर्व करने के लिए और प्रमोट करने के लिए लैंग्वेजेस को। हालांकि वो लैंग्वेजेस जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बोलती हैं, जो स्टेट है जिनके पास सिग्निफिकेंट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उनके पास एजुकेशन में प्रोविजंस होने चाहिए जहां पे जो माइनॉरिटी लैंग्वेज है उसमें कुछ सर्टेन लेवल तक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है उसे प्रिजर्व किया जा सके। वहीं पे फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल कल्चर राइट्स की। जो मेंबर्स हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के, उनके पास राइट है एजुकेशन को रिसीव करने का अपनी मदर टंग और माइनॉरिटी लैंग्वेज में। और ये क्रूशियल है क्योंकि देखिए अगर इनिशियल एज पे वो अपनी लैंग्वेज को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो अपने कल्चर हेरिटेज को वो बचा के नहीं रह सकते। और सिर्फ उनकी लैंग्वेज की वजह से उनका एजुकेशन की जो एक्सेस है वो ब्लॉक ना हो जाए, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पे फिर हम बात करें चैलेंजेस और इश्यूज की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के बावजूद जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं वो कई बार चैलेंजेस फेस करती हैं, जैसे कि उनके पास एडुकेट रिसोर्सेज नहीं है एजुकेशन के लिए, जो लैंग्वेज है जो डोमिनेंस में है वो अक्सर ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स में उनको पीछे कर देती है। वहीं पे जो कंसर्न्स है रिगार्डिंग लैंग्वेज प्रिजर्वेशन एंड इंटर जनरेशन ट्रांसमिशन, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो लैंग्वेज को ट्रांसफर करना है वो कई बार नहीं हो पाता है। वहीं पे हम बात करें प्रमोशन एंड डेवलपमेंट की, जो एफर्ट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ताकि प्रमोट और डेवलप किया जा सके माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को थ्रू कल्चरल प्रोग्राम्स, लिटरेचर, मीडिया और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के द्वारा। वहीं पे हम बात करें लैंग्वेज डिस्टिंक्टिवनेस की, तो देखिए डिफाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। यानी कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी तभी डिफाइंड हो सकती है जब उसकी लैंग्वेज बाकियों से अलग हो। ठीक है, यानी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी एरिया में अलग हो जाए और जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज या अलग लैंग्वेज बोलते हैं वो अलग से आइडेंटिफाई किए जा सके। ये जो लैंग्वेज है जो लोग बोल रहे हैं, हो सकता है कि हिस्टोरिकल रूट्स हो, कल्चर सिग्निफिकेंस हो, और कई बार एक ग्रुप की आइडेंटिटी से जोड़ के भी इसको जो देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पंजाबी बोलता है तो पंजाबी हो गया, कोई मराठी बोलता है मराठी हो गया, कोई तमिल बोलता है वो तमिल हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं न्यूमेरिकल माइनॉरिटी विद इन अ पर्टिकुलर रीजन और स्टेट। इसका मतलब हुआ कि जो स्पीकर है माइनॉरिटी लैंग्वेज का वो आउट नंबर हो जाएगा डोमिनेंट और मेजॉरिटी लैंग्वेजेस की वजह से। ठीक है, वहीं पे हम बात करें कल्चरल एंड सोशल आइडेंटिटी की, जो लैंग्वेज है उसका मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होता है बल्कि वो कल्चरल आइडेंटिटी को भी बचा के रखती है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है वो अक्सर यूनिक कल्चर प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशन, लिटरेचर और कई सारी वैल्यूज से एसोसिएटेड होती है लैंग्वेज के साथ साथ, जो कि एक ओवरऑल डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है स्पीकर को। वहीं पे ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हैं वो कंसंट्रेटेड हो सकती हैं किसी भी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में विद इन अ लार्ज रीजन और स्टेट। ये जो कंसंट्रेशन है ये इन्फ्लुएंस कर सकती है सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायनेमिक्स को माइनॉरिटी कम्युनिटी के। ठीक है, वहीं पे फिर हम बात करें लीगल एंड पॉलिटिकल रिकॉग्निशन की, कई सारे कंट्रीज जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को थ्रू लीगल फ्रेमवर्क्स जो कि प्रोटेक्ट करते हैं उनके राइट टू लैंग्वेज को, एजुकेशन को और कल्चरल एक्सप्रेशन को। ये जो प्रोटेक्शन है ये इंक्लूड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को, लैंग्वेज पॉलिसीज को और प्रोविजन को फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द माइनॉरिटी लैंग्वेजेस। वहीं पे अब हम बात करें जो चैलेंजेस ये लोग फेस करते हैं, सबसे पहला लैंग्वेज प्रिजर्वेशन सबसे प्राइमरी चैलेंजेस में से एक है। यानी एक जनरेशन जो लैंग्वेज बोलती है वो दूसरी जनरेशन पे सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाती। यानी जो एसिमिलेशन प्रेशर है और जो डोमिनेंस है मेजॉरिटी लैंग्वेज का वो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के ट्रांसमिशन को हर्ट कर सकता है टूवर्ड्स देयर यंगर एज। वहीं पे हम बात करें एक्सेस टू एजुकेशन की, जो एजुकेशन का एक्सेस है वंस नेटिव लैंग्वेज में वो क्रूशियल है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए ताकि उनका जो कल्चर है वो बचा रहे, साथ के साथ उनको भी एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। हालांकि जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं वो प्रीडोमिनेटली मेजॉरिटी लैंग्वेज ही आप कह सकते हैं डील करते हैं, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पीकर्स हैं उनको मौका नहीं मिल पाता एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में। वहीं पे फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की,
सम केसेस में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन में भी चैलेंजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है और इंस्टीट्यूशंस हैं वो अक्सर मेजॉरिटी बेस होते हैं, तो वो मेजॉरिटी लैंग्वेज के स्पीकर द्वारा ही डोमिनेट किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं वो अंडर रिप्रेजेंट रहते हैं। वहीं पे हम बात करें सोशल एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन की, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं वो सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन फेस कर सकती हैं लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से, और सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ की वजह से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज राइट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन की। तो देखिए, जो डिस्क्रिमिनेशन बेस होता है लैंग्वेज पे, वो माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पीकर के साथ हो सकता है जब उन्हें अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक सर्विस या लीगल प्रोसीडिंग्स में जस्ट बिकॉज देयर लैंग्वेज वो आउट नंबर हो जाते हैं या फिर नेग्लेक्टेड हो जाते हैं। अब हम बात करें एग्जाम्पल्स की, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, ना सिर्फ इंडिया में। देखिए, कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा में जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैं क्यूबेक के बाहर, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं। क्यों? क्योंकि कनाडा जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल द्वारा डोमिनेट किया जाता है। वहीं हम बात करें स्पेन, तो कैटलन, बास्क्यू एंड गैलिसियन स्पीकर जो हैं वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं स्पेनिश स्टेट में। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेनिश बोली जाती है। वहीं हम बात करें इंडिया की, देखिए जैसे स्टेट्स हैं केरला, वहां पे जो लोग कोंकणी बोलते हैं या बाकी लैंग्वेजेस जो हैं अदर स्टेट्स में, जैसे मणिपुरी और डोगरी, ये सभी लोग माइनॉरिटीज कहलाए जाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लैंग्वेज के मुकाबले इनके स्पीकर्स कम है। वही हम बात करें प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन की लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के, जो गवर्नमेंट है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं इंपॉर्टेंस को प्रोटेक्ट करने के और प्रमोट करने के लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज को, जैसे आपका लैंग्वेज पॉलिसीज डेवलप करना, इंप्लीमेंट करना पॉलिसीज को, ताकि जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं उनको सपोर्ट किया जा सके एजुकेशन में, मीडिया में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं फिर आता है लीगल प्रोटेक्शन, लॉज को इनेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बनाना और गारंटी देना राइट्स एंड प्रोटेक्शन टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन। वहीं पे फिर हम बात करते हैं एजुकेशन प्रोग्राम्स की। तो देखिए, एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो सपोर्ट करने चाहिए बायलैंग्वेज और मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन को, ताकि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनको भी मौका मिले सीखने का और अपनी नेटिव लैंग्वेजेस को यूज करने का अलोंग साइड विद मेजॉरिटी लैंग्वेज। वहीं पे हम बात करें कल्चर इनिशिएटिव्स का, तो कल्चर एक्टिविटीज को प्रमोट करना, लिटरेचर को प्रमोट करना और मीडिया को प्रोटेक्ट करना इन द टर्म्स ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज, ताकि जो मिनॉरिटीज हैं उनको भी प्राइड रहे और अवेयरनेस रहे बाकी लैंग्वेज स्पीकर्स के साथ में अपनी लैंग्वेज की भी। अब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है इनके लिए। देखिए, ओरिजिनली अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के प्रोविजन को इंक्लूड नहीं करता था, लेकिन जो हमारा स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन था और उसने क्या करा, उसने रिकमेंड किया कि हमें लैंग्वेज माइनॉरिटीज के लिए एक पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए, जिसको हम कहेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसके तहत 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1956 का, उसने आर्टिकल 350B को इंट्रोड्यूस किया पार्ट 17 में, और इस आर्टिकल ने ये फॉलोइंग प्रोविजंस आउटलाइन किए थे। पहला, कि एक स्पेशल ऑफिसर लिया जाएगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटेड। ठीक है। दूसरा, जो ड्यूटी होगी वो इन्वेस्टिगेट करना होगा सभी मैटर्स को जो कि सेफगार्ड्स के रिगार्डिंग है फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऑफिसर है वो पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट्स को रखेगा, और जिस कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग वो रिपोर्ट्स हैं उनको भी रिपोर्ट सौंपी जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरी, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन या प्रोसीजर या फिर रिमूवल के बारे में कोई भी बात नहीं करता है इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जो ऑफिस है वो 1957 में स्टैब्लिश किया गया था इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 350B। ये जो ऑफिस है रिस्पॉन्सिबल है सेफगार्ड करने के लिए और प्रमोट करने के लिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को अक्रॉस द कंट्री। अब हम बात करें क्या स्ट्रक्चर होता है कमिश्नर का। सबसे पहला हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिस की बात करें। जो हेडक्वार्टर है इनका
वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हब है ताकि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को देखा जा सके पूरे ऑल ओवर कंट्री में। रीजनल ऑफिस की हम बात करें तो रीजनल ऑफिस हैं बेलगांव में, चेन्नई में, कोलकाता में। हर रीजनल ऑफिस को एक असिस्टेंट कमिश्नर होल्ड करता है जो कि लोकल कंसर्न्स को एड्रेस करता है, साथ ही साथ रीजन में चलने वाली एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट भी करता है। वहीं पे हम बात करें स्टाफ कंपोजिशन की, सेंट्रल ऑफिस जो है वो है एट हेडक्वार्टर द कमीशन इज सपोर्टेड बाय अ टीम टिपिकली इंक्लूड्स अ डेप्यूटी कमिश्नर एंड एन असिस्टेंट कमिश्नर। ये ऑफिसर्स जो हैं ये डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, साथ ही इन्वेस्टिगेशंस को कंडक्ट करते हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के इशू पे। वहीं फिर आता है हमारा रीजनल ऑफिसेस। तो असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं जो रीजनल ऑफिसेस में हैं ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं लोकल अथॉरिटीज के साथ, मॉनिटर करते हैं डेवलपमेंट्स को, ग्रीवियंसेस को हैंडल करते हैं इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन देयर रीजन। वही हम बात करें फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। सबसे पहला फंक्शन है सेफ गार्ड करना लिंग्विस्टिक राइट्स को। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कमिश्नर की वो ये है कि वह इंश्योर करे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को दिए गए हैं वो अपहेल्ड रहें, बचे रहें। ये इंक्लूड करता है मॉनिटरिंग करना, इंप्लीमेंट करना लैंग्वेज पॉलिसीज को और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के लिए। वहीं पे इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट्स, कमिश्नर कंडक्ट करता है इंक्वायरीज को, कंप्लेन्स के रिगार्डिंग जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से कनेक्टेड है, और पीरियोडिक रिपोर्ट को सबमिट करता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये रिपोर्ट हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के साथ में और जो रिलीवेंट स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ में भी शेयर की जाती है। वहीं फिर आता है हमारा कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। जो कमिश्नर है वो मेंटेन करता है क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरीज थ्रू द नोडल ऑफिसर जो कि इन्हीं के द्वारा डेजिग्नेटेड होता है। ये फैसिलिटेट करता है रिसोल्यूशन ऑफ इश्यूज एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एट द लोकल लेवल। फिर आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। जो कमिश्नर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का वो ऑपरेट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे। ये मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी सपोर्ट एंश्योर करने के लिए इफेक्टिव फंक्शनिंग कमिश्नर ऑफिस की। वहीं फिर हम बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट्स की। जो कमिश्नर है वो प्रिपेयर करता है और सबमिट करता है एनुअल रिपोर्ट्स, साथ ही साथ स्पेशल रिपोर्ट्स को भी अगर रिक्वायरमेंट है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टेटस को, उनकी प्रोग्रेस को, सेफ गार्डिंग देयर राइट्स को, और फर्दर कोई एक्शन लेना है तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है उसको। जो एस्टेब्लिशमेंट था कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का वो इंडिया की कमिटमेंट जो है प्रोटेक्ट करने के लिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को और कल्चरल राइट्स को सिटीजन्स के, वो दर्शाती है। इंप्लीमेंटेशन देखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का एंड पॉलिसीज का, और कमिश्नर प्ले करता है क्रूशियल रोल एड्रेस करने में उन चैलेंजेस को जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फेस करती हैं, साथ के साथ एडवोकेट करता है उनके इंटरेस्ट को एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स। वहीं पे फिर हम बात करें जो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है इंडिया में वो प्ले करता है पिवटल रोल सेफ गार्ड करने में और प्रमोट करने में द इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम बात करें कि क्या रोल है कमिश्नर का लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग। सबसे पहला एड्रेसिंग द ग्रीवियंसेस। जो भी ग्रीवियंसेस हैं रिगार्डिंग द नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड नेशनली एग्रीड स्कीम्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज उनको ये देखता है। वहीं पे जो ग्रीवियंस कमिश्नर के अटेंशन में लाए गए हैं किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, ग्रुप के द्वारा, एसोसिएशन के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, उनको चेक करता है और इन्वेस्टिगेट करते हैं इन इश्यूज को और रिकमेंड करते हैं रेमेडियल एक्शन हाईएस्ट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पे स्टेट गवर्नमेंट के और यूनियन टेरिटरी के। फिर आता है हमारा एडवोकेसी एंड द रिकमेंडेशन। जो कमिश्नर है वो एक्ट करता है एडवोकेट के तौर पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं और नेशनली एग्रीड स्कीम्स हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन एंश्योर करता है। वहीं पे इंगेज रहता है विद स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ताकि पॉलिसीज एंड मेजर्स को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके और लिंग्विस्टिक और कल्चरल राइट्स को माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पीकर्स के बचा के
रखा जा सके। फिर हम बात करते हैं प्रमोशन एंड अवेयरनेस की। जो मिनिस्ट्री है माइनॉरिटी अफेयर्स की, जो कमिश्नर जिसके अंडर ऑपरेट करता है, वो एंकरेज करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को पब्लिलाइज करें, ताकि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है वो भी अवेयर रहें, ठीक है, उनके राइट्स के बारे में और उनके एंटाइटल्स के बारे में जो कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत प्रॉमिस किए गए। वहीं पे फिर हम देखते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड्स को। जो कमिश्नर है वो अर्ज करता है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो प्रायोरिटी दें इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स को जो कि डिजाइन की गई हैं सेफगार्ड करने के लिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को। ये इंक्लूड करता है एंश्योरिंग एक्सेस टू द एजुकेशन इन माइनॉरिटी लैंग्वेजेस एंड कल्चर प्रिजर्वेशन एफर्ट्स एंड अदर मेजर्स जो कि एम्ड है प्रमोट करने के लिए लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को। फिर आता है हमारा 10 पॉइंट प्रोग्राम। जो कमिश्नर है उसने एक 10 पॉइंट प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है जो कि गवर्नमेंट एफर्ट्स को स्ट्रेटन करता है प्रिजर्व करने के लिए लैंग्वेजेस और कल्चर्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के, और जो कि टिपिकली इंक्लूड करता है स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स को, जैसे कि एनहांस करना हो एक्सेस टू द एजुकेशन इन माइनॉरिटी लैंग्वेज, सपोर्ट करना हो कल्चरल प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स दैट प्रमोट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, फैसिलिटेट करना हो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कल्चर इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी सेंटर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, प्रोवाइड करना हो ग्रांट्स को और रिसोर्सेज को ताकि पब्लिकेशंस को और मीडिया को माइनॉरिटी लैंग्वेजेस में रिसोर्सेज मिल सके। उसके बाद कोलैबोरेट करना हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में और एनजीओ के साथ में ताकि रिसोर्सेज और मटेरियल्स को माइनॉरिटी लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है। तो कुल मिला के जो कमिश्नर का रोल है वो इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बचा के रखने में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए और उनकी इंप्लीमेंटेड को इफेक्टिवली देखने के लिए। तो इन ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के बाद, पॉलिसीज को एडवोकेट करने के बाद एंड प्रमोट अवेयरनेस के बाद और स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को लॉन्च करने के बाद जो कमिश्नर है वो कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली इन प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन द कंट्री, ठीक है। ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है ये सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करती है कल्चरल आइडेंटिटी को, बल्कि उनका जो सोसाइटी में मिलन है, जो इंक्लूसिव सोसाइटी है जहां पे सभी कम्युनिटीज जो है अच्छे से रह सकती हैं, उसको भी कहीं ना कहीं साकार करने में मदद करता है। वही हम बात करें विजन एंड मिशन की, तो विजन क्या है? एनहांस करना है और फोर्टिफाई करना है इंप्लीमेंटेशन मशीनरी और मैकेनिज्म को ताकि कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए एनफोर्स किया जा सके, जो कि उनके राइट्स ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को सिक्योर करे और प्रोवाइड करे उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए। मिशन की हम बात करें, एंश्योर करना कॉम्प्रहेंसिव एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को और नेशनली एग्रीड स्कीम्स को जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए बनाई गई हैं सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। ये मिशन एम करता है एक ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए जहां पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। वहीं पे फंक्शंस की हम बात करें, इन्वेस्टिगेशन हम पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टिगेट करता है इश्यूज को जो कि सेफगार्ड के रिलेटेड हो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के, इंक्लूड करता है एग्जामिन कंप्लेंट्स को, कंसर्न्स को और बाकी चीजों को। रिपोर्टिंग की हम बात करें, हमने देखा कि रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो कि इसको भेजते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में और कंसर्न स्टेट के हाउसेस में। वहीं पे मॉनिटरिंग हमने देखा था कि मॉनिटर करता है कि जो सेफगार्ड्स हैं वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चनायर्स के थ्रू, साइट विजिट्स के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, मीटिंग करके, रिव्यू मैकेनिज्म के थ्रू और एसेसेस कंप्लायंस एंड एड्रेस चैलेंजेस फेस बाय द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। वहीं पे फिर हम बात करें इक्वल अपॉर्चुनिटीज की, तो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये एम करता है ब्रिज गैप करने में एजुकेशन के लिए, एक्सेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और कल्चरल पार्टिसिपेशन के लिए फॉर माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पीकर्स। वहीं पे फिर हम बात करें अवेयरनेस कैंपेन्स की, तो अवेयरनेस जो है वो बढ़ाई जाती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स और बाकी प्रोटेक्शंस के लिए जो कि उनके लिए अवेलेबल हैं। ये हेल्प करता है एम्पावर करने के लिए कम्युनिटीज को ताकि उनके जो राइट्स हैं उनको असर्ट किया जा सके और अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए उनका एक्सेस जो है वो
मेंटेन किया जा सके। वहीं पे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स हैं या फिर एग्रीड अपॉन प्रोटेक्शंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज उन्हें अच्छे से इंप्लीमेंट करें, ताकि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उसमें जितने भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स चाहिए या फिर कोई गैप्स हैं उन्हें फिल करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। वहीं पे ग्रीवियांस रिड्रेसल की हम बात करें, अगर कोई भी ग्रीवियांस या कोई भी प्रॉब्लम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड कमीशन के पास जाती है तो उसको एड्रेस करना इस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, साथ में साथ इनका ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए, जो कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम कैग कहते हैं इन शॉर्ट, वो आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जो कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और इनको अक्सर द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनको मेंटेन करना और देखना कैग की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैग की, वो एंश्योर करना है अडेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट्री लॉज इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इसको हाईलाइट भी किया था कि जितने भी गार्जियंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उन सब में सबसे सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो कैग को जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो फाइनेंसेस हैं अगर उसी को मैनेज नहीं किया गया तो पूरी इकोनॉमी डामाडोल हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो पीपल ऑफ इंडिया है वो ही सफर करेंगे। तो जो कैग है वो एंश्योर करता है फिस्कल डिसिप्लिन ऑफ द गवर्नमेंट। जो अपॉइंटमेंट है, टर्म है, रेजिग्नेशन है और रिमूवल है कैग का, वो स्पेसिफिक प्रोविजंस के थ्रू किया जाता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम बात करें अपॉइंटमेंट प्रोसेस की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट जो है वो रिकमेंडेशन पे किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के, जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के साथ कंसल्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ओथ और अफर्मेशन की, तो देखिए, ऑफिस संभालने से पहले जो कैग है वो सब्सक्राइब करते हैं ओथ और अफर्मेशन को बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओथ जो है इंक्लूड करती है कि वो कहेंगे कि मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखूंगा और इंडिया की सोवरिटी और इंटीग्रिटी को बचाए रखूंगा, साथ में जो मेरी ड्यूटीज हैं ऑफिस के रिगार्डिंग वो बिना किसी भेदभाव के पूरी करूंगा। वहीं हम बात करें ड्यूरेशन की, तो देखिए, उनका जो ऑफिस होता है वो 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज के लिए होता है, जो भी पहले आ जाए। अगर वो 65 के नहीं हुए तो 6 साल तक संभाल सकते हैं। अगर वो 65 के हो गए हैं तो 6 साल से पहले भी उन्हें ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। वहीं पे हम बात करें वॉलंटरी रेजिग्नेशन की, कैग जो है वो कभी भी अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकते हैं। उनका जो रेजिग्नेशन लेटर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपा जाएगा। वहीं पे हम बात करें ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, कि उनको किन ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा सकता है, तो देखिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उन्हें रिमूव कर सकते हैं और जो रिमूवल प्रोसेस होगा वो सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल होगा। यानी अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या फिर इनकैपेसिटी है तो ये एंश्योर करता है कि जो कैग का टेन्योर है वो बिना किसी इंटरफेस और आर्बिट्री रिमूवल के बिना चल सके, ताकि उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन रहे। ठीक है, जो रिमूवल प्रोसेस है उसको एक रिसोल्यूशन चाहिए जो कि दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए विद द स्पेशल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी तो होनी चाहिए, यानी 50%, साथ में 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग भी फेवर में होने चाहिए। ठीक है, वही हम बात करें प्रोसीजर की, तो प्रेसिडेंट जो है वो कैग को तब भी रिमूव कर सकते हैं जब रिसोल्यूशन जो है वो पार्लियामेंट में पास हो जाए विद द सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव मैंडेट, यानी स्पेशल मेजॉरिटी से। जो प्रोविजन है वो सर्व करता है एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल इंटरफेस इन द फंक्शनिंग ऑफ द कैग। यानी जो गवर्नमेंट है या कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैग के फंक्शन को कहीं भी अफेक्ट ना कर सके। वहीं पे हम बात करें इंपॉर्टेंस एंड इंडिपेंडेंस की, तो देखिए, जो प्रोविजंस है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, टर्म एंड रेजिग्नेशन और रिमूवल, वो एंश्योर करते हैं कि जो कैग है उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहे, और जब उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहेगी उन पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा
तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को ऑडिट करते समय वो इम्पार्शियल रह सकते हैं, यानी वो किसी भी एक पार्टी की तरफ नहीं होंगे, न्यूट्रल होंगे। उनका जो टेन्यूर है वो फिक्स रहता है, यानी जो उनको रिमूव करने का तरीका है वो काफी रिगरस है, आसान नहीं है, और जो प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड है, यानी आर्बिट्री तरीके से और मनमाने तरीके से उनको रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है। वहीं पे जो इंडिपेंडेंस है वो अलाउ करती है कैग को कि वो बिना किसी डर के और बिना किसी फेवर के अपनी ड्यूटीज को निभा सके, ताकि जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पे। वहीं पे हम बात करें इंडिपेंडेंस की कैग के, तो देखिए ये क्रूशियल है ताकि उनकी इम्पार्शियलिटी और इफेक्टिवनेस को देखा जा सके गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को ऑडिट करते समय। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इनकॉर्पोरेट करता है कई सारे प्रोविजंस को ताकि सेफगार्ड किया जा सके कैग की इंडिपेंडेंस। जैसे कि पहला है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जो कैग है उनका जो टेन्योर है वो सिक्योर्ड है, यानी उन्हें ऑफिस से नहीं निकाला जा सकता विदाउट फॉलोइंग अ प्रॉपर प्रोसीजर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो प्रोसीजर है ये रिक्वायर करता है रिसोल्यूशन को दोनों हाउसेस से पास होने के लिए विद द स्पेशल मेजॉरिटी, और रिसोल्यूशन से तभी प्रेजेंट किया जा सकता है जब प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो, यानी जो प्रोसीजर है वो सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के। ये इंश्योर करता है जो कैग है वो अपनी ड्यूटीज को बिना किसी डर या फिर बिना किसी इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस के बिना संभाल सके। वहीं पे हम बात करें पोस्ट रिटायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस की। जब कैग एक बार अपना ऑफिस छोड़ देते हैं तब वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कोई दूसरा अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, यानी उनका जो आप कह सकते हो सबसे जो मेन चीज है ये इंश्योर करना कि जो कैग है वो किसी के लिए भी फेवर ना करे, वो इंश्योर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए उनको पता है जब उस ऑफिस से बाहर जाएंगे तो उनको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो यानी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उनको लालच नहीं दे सकती गवर्नमेंट जॉब का और उनसे अपना काम नहीं करवा सकती। वहीं पे फिर हम बात करें सैलरीज एंड सर्विस कंडीशंस की। तो जो सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं या बाकी सर्विस कंडीशंस हैं कैग की, वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है और वो इक्विवेलेंट होते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। एक बार अपॉइंटमेंट के बाद जो कंडीशंस हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता कैग के, यानी अगर एक बार वो ऑफिस में चले गए उसके बाद जब तक वो रिटायर नहीं हो जाएंगे उनकी सर्विस कंडीशन सेम रहेगी, यानी गवर्नमेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस उनपे नहीं हो सकता। वहीं पे फिर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और एक्सपेंसेस की। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं कैग की, जो कंडीशनल सर्विसेज की, वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट्स के अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन विद कैग। जो एक्सपेंसेस हैं कैग के ऑफिस की जैसे सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन, वो सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती हैं, यानी उनको पार्लियामेंट में सिर्फ डिस्कस किया जा सकता है पर वोट नहीं किया जा सकता। जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो इंश्योर करते ही है कि जो कैग के ऑपरेशंस है वो पार्लियामेंट्री वोट्स की वजह से अफेक्ट ना हो जाए, यानी उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो बरकरार रहे। वहीं पे पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें, कोई भी पार्लियामेंट का मिनिस्टर कैग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, यानी जो कैग है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के इंटरफेरेंस के बिना इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं ताकि वो फ्रीली फाइंडिंग्स और रिपोर्ट्स को ऑडिट कर सके विदाउट अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सिमिलरली जो मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते किसी भी एक्शन के लिए कैग के लिए, यानी जो भी उनका ऑडिटिंग और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वहां पे सेपरेशन मेंटेन रहता है। वहीं पे इंपॉर्टेंस क्या है इंडिपेंडेंस की? सबसे पहला एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी। कैग की अगर इंडिपेंडेंस रहेगी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है उनको अच्छे से चेक किया जाएगा जिससे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी रहेगी और जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। फिर आता है हमारा स्ट्रेटनिंग डेमोक्रेसी। पब्लिक फाइनेंसेस को इम्पार्शियल तरीके से ऑडिट करने से क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस फ्रेमवर्क है
यानी ये चेक करना जो टैक्स पेयर का पैसा है वो एफिशिएंटली और रिस्पॉन्सिबली यूज हुआ है, ये इजी हो जाता है। फिर आता है हमारा पब्लिक कॉन्फिडेंस, यानी जो इंडिपेंडेंट ऑडिट कंडक्ट करते हैं कैग, वो एनहांस करता है पब्लिक के कॉन्फिडेंस को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। क्यों? क्योंकि पब्लिक को पता है कि फाइनेंसेस को कैसे मैनेज किया जा रहा है। तो जो ड्यूटीज एंड पावर्स हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स की, वो इसेंशियल है या क्रूशियल है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को और ट्रांसपेरेंसी को गवर्नमेंट एंटिटीज में एंश्योर करने के लिए। तो ये जो ड्यूटीज एंड पावर्स हैं, इनको कौन प्रिस्क्राइब करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट 1971। ठीक है, अब क्या ड्यूटीज एंड पावर्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला द ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। जो कैग है वो ऑडिट करता है सभी एक्सपेंडिचर्स को फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये इंक्लूड करता है वेरीफाई करना कि जो एक्सपेंडिचर है जो किया गया है इन फंड्स के थ्रू, वो लॉ के अकॉर्डिंग था या नहीं था, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग था या नहीं था, या जितना बजट में एलोकेशन किया गया था उतना ही था कि उससे ज्यादा था। वहीं पे फिर आता है हमारा ऑडिट ऑफ कॉन्टिजेंसी फंड्स एंड द पब्लिक अकाउंट्स। जितना भी एक्सपेंडिचर कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट, पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट से किया गया है, उसको ऑडिट किया जाता है ताकि जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है इन फंड्स का वो चेक किया जा सके। और अगर कोई भी फंड स्पेसिफिक कॉन्टिजेंसीज और पब्लिक वेलफेयर पर्पस के लिए यूज किया गया था तो उसकी रिपोर्ट्स को फाइंड आउट किया जा सके। वहीं पे ऑडिट ऑफ ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर अकाउंट्स। तो देखिए जितनी भी बैलेंस शीट है मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग की या सब्सिडरी अकाउंट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स की और स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की, उनको ऑडिट किया जाता है। ठीक है, वहीं पे फिर हम बात करें रेवेन्यू ऑडिट की। जो ऑडिट रिसिप्ट्स हैं आपकी और एक्सपेंडिचर्स की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, उनको ऑडिट किया जाता है ताकि रेवेन्यू असेसमेंट का इफेक्टिव कलेक्शन देखा जा सके, अलोकेशन कितना किया गया है वो देखा जा सके, और जो अलोकेशन है वो रूल्स और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग था वो चेक किया जा सके। ऑडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज एंड द कॉर्पोरेशंस। जो ऑडिट किया जाता है बॉडीज का और अथॉरिटीज का जिन्हें फाइनेंस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है या कोई भी कॉर्पोरेशन है जो कि गवर्नमेंट के अंडर है, वो चेक किया जाता है कि उनको जो फंडिंग दी गई है वो लॉ के अकॉर्डिंग थी या नहीं थी, या कोई भी इलीगल फंडिंग तो नहीं थी। वहीं पे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ऑडिट चेक किया जाता है ट्रांजैक्शंस का जो कि डेथ से, सिंकिंग फंड से, डिपॉजिट, एडवांसेस, सस्पेंस अकाउंट्स, रेमिटेंस, बिजनेस, स्टॉक अकाउंट से रिलेटेड हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। ऑडिट ऑफ अदर अथॉरिटीज। कंडक्ट किया जाता है ऑडिट अकाउंट्स का उन अथॉरिटीज के जिन्हें प्रेसिडेंट और गवर्नर रिक्वेस्ट करते हैं और जो कि लोकल बॉडीज होते हैं। ठीक है, वहीं पे प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म्स फॉर अकाउंट्स। एडवाइस करना प्रेसिडेंट को उन फॉर्म्स में जहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए एज पर द आर्टिकल 150। वहीं पे सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये सबमिट करते हैं सेंटर अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट्स को, जो कि दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। और वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं वो गवर्नर को दी जाती हैं, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं एज पर द आर्टिकल 151। फिर आता है हमारा सर्टिफिकेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। सर्टिफाइड करते हैं कि जो नेट प्रोसीड थी किसी भी टैक्स और ड्यूटी की, जो कि फाइनली इंडिकेट करती है रेवेन्यू कलेक्टेड को, उसको माइनस किया जाता है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन से, आर्टिकल 279। वहीं पे पब्लिक अकाउंट कमेटी एडवाइजर के तौर पे एक्ट करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी को पार्लियामेंट के, जो कि इनसाइट एंड गाइडेंस प्रोवाइड करती है ऑडिट फाइंडिंग्स में। वहीं पे कंपाइलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कंपाइल करने के लिए और मेंटेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स को। सिंस 1976 जो रिलीव्ड है कंपाइलिंग करने और मेंटेन करने में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, वो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गई है।
जो कैग हैं वो अपनी 3 रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। पहली रिपोर्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कंपेयर करना एक्चुअल एक्सपेंडिचर को उस एक्सपेंडिचर के साथ में जो कि पार्लियामेंट के थ्रू किया गया है, एप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू। दूसरा फाइनेंस अकाउंट्स, एनुअल रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट का जो भी डेटा इन्होंने निकाला है यूनियन गवर्नमेंट का वो, या फिर ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यानी जितनी भी गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशंस हैं या अंडरटेकिंग्स हैं उनकी क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है उसके रिकॉर्डिंग जो रिपोर्ट्स हैं। और फिर हमें पता है वो रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट सबमिट करते हैं दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो चेक करती है उन रिपोर्ट्स को और करेक्टिव मेजर्स को और पॉलिसी इंप्रूवमेंट्स को रिकमेंड करती है। वहीं हम बात करें कैग का क्या रोल है। सबसे पहला रोल है गार्जियन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। जो प्राइमरी रोल है कैग का वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ऊपर रखना है, पार्लियामेंट्री लॉज को ऊपर रखना है जो कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते हैं। कैग एंश्योर करता है एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी को रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट्स। फिर एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, जो कैग है वो एजेंट ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं ऑडिट्स को ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट, और एग्जीक्यूटिव्स को अकाउंटेबल ठहराते हैं उनके फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए और एक्सपेंडिचर्स के लिए। जो रोल है वो एम्फसाइज करता है कि जो कैग है वो इंडिपेंडेंट रहे एग्जीक्यूटिव ब्रांच से, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका कोई भी इंफ्लुएंस ना हो ताकि जो ऑडिट है वो अनबायस तरीके से कंडक्ट किया जा सके। वहीं हम बात करें फ्रीडम एंड लिमिटेशंस की। देखिए कैग जो है उनके पास एक्सपेंडिचर को ऑडिट करने में काफी ज्यादा फ्रीडम होती है, ठीक है, लेकिन जो रिसिप्ट्स हैं, स्टोर्स हैं या स्टॉक रिक्वायर अप्रूवल्स हैं एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के, उनको स्पेसिफिक रूल्स एंड कंडक्ट्स के थ्रू ही ऑडिट किया जा सकता है। वहीं पे हम बात करें लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट की। जो कैग हैं वो वेरीफाई करते हैं कि जहां पे एक्सपेंडिचर किया गया है क्या वो लीगली ऑथराइज था, क्या वो डेजिग्नेटेड पर्पस के लिए यूज किया गया था। ये ऑडिट इंश्योर करता है कि जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं पब्लिक फाइनेंस के रिगार्डिंग वो प्रॉपर बने रहे। वहीं पे प्रॉपर्टी ऑडिट, इन एडिशन टू द लीगल ड्यूटीज जो कैग है वो प्रॉपर्टी ऑडिट्स को भी कंडक्ट करते हैं, जैसे विस्डम, फेथफुलनेस और गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर्स को। लीगल ऑडिट्स के विपरीत जो प्रॉपर्टी ऑडिट्स हैं वो डिस्क्रिशनरी होते हैं और एफिशिएंसी एंड प्रूडेंस ऑफ एक्सपेंडिचर पे कैग जो है वो कमेंट कर सकते हैं। लिमिटेशंस की हम बात करें ऑडिटिंग सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर की, तो देखिए जो भी गवर्नमेंट अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे खर्चा करती है उसके बारे में कैग कोई भी ऑडिट नहीं कर सकते, वो एकदम अलग रिपोर्ट होगी। वहीं हम बात करें रोल एज अ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के तौर पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैग को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दोनों के तौर पे देखता है, यानी जो प्राइमरी फोकस है वो ऑडिटिंग पे किया जाता है। लेकिन जो यूनाइटेड किंगडम है जहां पे कैग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को ऑडिट नहीं करते हैं, यानी खर्चा होने के बाद रिपोर्ट्स को ऑडिट नहीं करते हैं, बल्कि कंसोलिडेटेड फंड से कितना पैसा निकाला जाना है उसकी मंजूरी भी कैग ही देते हैं। इंडिया में जो कैग है वो सिर्फ खर्चा होने के बाद ऑडिट करता है, लेकिन जो यूके में कैग है वो खर्चा होने के बाद भी ऑडिट करते हैं, प्लस मनी इश्यू करने से पहले भी ऑडिट करते हैं। वहीं हम बात करें डिफरेंस फ्रॉम कैग इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में कैग है उसके विपरीत, जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी कि इंडिया में जो कैग है वो सिर्फ खर्चा होने के बाद ऑडिट करते हैं, लेकिन यूके में कैग खर्चा होने से पहले भी कर सकते हैं। वहीं हम बात करें कैग का क्या रोल है पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज में, सबसे पहला आता है डायरेक्ट ऑडिट बाय कैग। कुछ पब्लिक कॉर्पोरेशंस में जैसे कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन, ये एंटायरली और डायरेक्टली कैग के द्वारा ही ऑडिट किए जाते हैं। एक कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है ताकि ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर किया जा सके। वहीं पे प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स को हम देखें कैग के वो साइड में, कुछ कॉर्पोरेशंस हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इनको प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स जो हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो ऑडिट करते हैं, लेकिन कैग के कंसल्टेशन के साथ में। कैग जो है उनके पास अथॉरिटी रिटेन रहती है कि वो ऑडिट होने के बाद
सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि कुछ रिपोर्ट्स को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। वहीं पे हम देखें एक्सक्लूसिव प्राइवेट ऑडिट, तो जो कॉर्पोरेशंस हैं जैसे LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, या आपका बैंक हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनको सिर्फ प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स ही ऑडिट कर सकते हैं। ये कॉर्पोरेशंस अपनी एनुअल रिपोर्ट्स और अकाउंट्स को पार्लियामेंट में डायरेक्टली सबमिट करते हैं, यानी जो कैग हैं उनको यहाँ पे बाईपास कर दिया जाता है। वहीं पे ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज की अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनको प्राइवेट ऑडिटर्स जो कि अपॉइंटेड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो ऑडिट करते हैं, ठीक है। और जो रिकमेंडेशन और एडवाइस है वो कैग से ली जाती है। वहीं पे जो कैग है वो सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट को या रिकॉर्ड को वेरीफाई करना बहुत नेसेसरी है। वहीं पे फिर आता है हमारा द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट बोर्ड। 1968 में ऑडिट बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया था विद इन द ऑफिस ऑफ कैग, ताकि जो टेक्निकल एक्सपेक्ट्स हैं ऑडिट्स के, जैसे कि कोई स्पेशलाइज इंटरप्राइज है जैसे इंजीनियरिंग, आयरन, स्टील, केमिकल्स और बाकी इंडस्ट्रीज के, उनको चेक करने के लिए जो बोर्ड है उसको सेटअप किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशंस पे, ठीक है। चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं उनको कैग अपॉइंट करते हैं। ऑडिट बोर्ड इंक्लूड करता है आउटसाइड स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स को, ताकि एक थॉरो और एक्यूरेट ऑडिटिंग फाइंडिंग की जा सके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की। अब हम बात करते हैं द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर एंड एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में, प्रोवाइड करते हैं लीगल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट। और ये सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर हैं गवर्नमेंट के और असिस्ट करते हैं रूल ऑफ लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। अब हम बात करें इनके इंट्रोडक्शन की। पहला, लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट के। ये लीगल एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को कई सारे मैटर्स पे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन को लेके, लेजिस्लेटिव मैटर्स को लेके या फिर लीगल डिस्प्यूट्स को लेके। रिप्रेजेंट करना यूनियन गवर्नमेंट को। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लीगल प्रोसीडिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, वहां पे यूनियन गवर्नमेंट को अटॉर्नी जनरल ही रिप्रेजेंट करते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में यूनियन गवर्नमेंट को डिफेंड भी यही करते हैं। वहीं पे इनिशिएटिंग एंड डिफेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, अटॉर्नी जनरल जो है वो अथॉरिटी को इनिशिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं, इंटरवेन करते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स को जो कि इन्वॉल्व करती है गवर्नमेंट को या फिर किसी भी ऐसे प्रोविजन को जो कि पब्लिक इंटरेस्ट पे इंप्लीमेंट होता है। वहीं पे हम बात करें रोल इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की। अटॉर्नी जनरल का एक क्रूशियल रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, जैसे कि लीगल ओपिनियंस प्रोवाइड करना, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशंस को प्रोवाइड करना, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। वहीं पे एडवाइजरी रोल टू द गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स। इस सब के सिवा यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस भी देते हैं, कई सारी मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को एडवाइस देते हैं लीगल इश्यूज पे एंड पॉलिसी डिसीजंस पे। वहीं पे पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो गवर्नमेंट की लीगल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पार्लियामेंट की डिबेट्स में और डिस्कशन में पार्ट लेते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। अब हम बात करें इनके अपॉइंटमेंट की। क्वालिफिकेशन, अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए क्वालिफाई होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, या तो वो जज के तौर पे सर्व कर चुके हो हाई कोर्ट में 5 साल के लिए, या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट रह सके हो 10 साल के लिए, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहीं पे अपॉइंटमेंट प्रोसेस की हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी यूनियन कैबिनेट के। टेन्योर की हम बात करें, कोई भी स्पेसिफाइड फिक्स टर्म नहीं है ऑफिस का, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ये ऑफिस को होल्ड करते हैं और प्रेसिडेंट इनको ऑफिस से कभी भी रिमूव कर सकते हैं। हालांकि जो अटॉर्नी जनरल है वो कन्वेंशनली यानी कहें परंपरागत तौर पे तभी रिजाइन करते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही अपॉइंट किया गया था, तो जब वो चेंज हो जाएगी ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। वहीं पे हम बात करें रिमूवल प्रोसेस की। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफिक रिमूवल प्रोसेस नहीं है अटॉर्नी जनरल को रिमूव करने का, यानी प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक ही ऑफिस को होल्ड करते हैं, या और आप कह सकते हैं कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रिप्लेस होगी तो इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा या ये रिजाइन दे देंगे।
रेन्यूमरेशन डिटर्मिनेशन की हम बात करें तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इनके सैलरी एंड अलाउंसेस को फिक्स नहीं करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है, उनके ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पे या फिर गवर्नमेंट में इसके कंपैरिजन में और कौन सी पोजीशंस हैं जिनको सैलरी एंड अलाउंसेस दिए जा रहे हैं उसी बेसिस पे, ठीक है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या फिर रिलेवेंट अथॉरिटी के साथ प्रेसिडेंट कंसल्टेट करते हैं बिफोर ग्रांटिंग एनी सैलरी और अलाउंसेस। एडवाइजरी रोल की हम बात करें, लीगल एडवाइस, जो प्राइमरी ड्यूटी है अटॉर्नी जनरल की वो प्रोवाइड करना है लीगल एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन मैटर्स पे जो कि प्रेसिडेंट ने इनको रेफर किए हैं। बाकी लीगल ड्यूटीज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की कोई भी लीगल ड्यूटी जो प्रेसिडेंट इनको असाइन करते हैं उनको डिस्चार्ज करना इनका काम है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, एजी जो हैं वो उन फंक्शंस को भी डिस्चार्ज करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके ऊपर लगाए हैं या फिर किसी भी और लॉ के तहत इनके ऊपर लगाए गए हैं। वहीं पे हम बात करें रिप्रेजेंटेशन रोल की, तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वहीं आर्टिकल 143 की हम बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 143 के तहत किसी भी क्वेश्चन और लॉ को ला सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट को अटॉर्नी जनरल ही रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे हाई कोर्ट में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे हम बात करें लीगल एडवाइस की, चीफ लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे या लीगल मैटर्स पे एडवाइस देते हैं। ये एडवाइस क्रूशियल है ये एंश्योर करने के लिए कि जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं या पॉलिसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रहे या किसी भी एनफोर्सिंग लॉ के अकॉर्डिंग रहे। वहीं पे रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट हम देख चुके हैं कि जुडिशरी के सामने जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात होगी तो वहां पे जुडिशरी को यही रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, एडवाइजरी और रिप्रेजेंटेशन रोल्स के अलावा जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं वो कई सारे स्पेसिफिक फंक्शंस को भी परफॉर्म करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनपे दिए गए हैं या फिर किसी और लॉ के द्वारा भी उनको दिए गए, ताकि जो उनकी वाइड रेंज है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वो फुलफिल की जा सके लीगल इंटरेस्ट के लिए एंड ऑब्लिगेशंस के लिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनती है। वहीं पे हम बात करें इनकी क्या राइट्स हैं। पहला है राइट ऑफ ऑडियंस। अटॉर्नी जनरल के पास राइट है कि वो सभी कोर्ट्स में एज एन ऑडियंस रह सकते हैं, यानी वो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में एनी कोर्ट विद इन द कंट्री। वहीं हम बात करें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, अटॉर्नी जनरल के पास राइट है बोलने का और हाउस ऑफ पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते और उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे जितनी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज हैं वो सब मिलती हैं, ठीक है। वहीं पे हम बात करें लिमिटेशंस क्या है। पहला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एडवाइसिंग और होल्डिंग ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो एजी हैं वो एडवाइस को होल्ड नहीं कर सकते ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। यानी जो गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर का रोल है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उसको भूल नहीं सकते, उसको दबा नहीं कर सकते। वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी एजी जो है वो एडवाइस और अपीयर नहीं होने चाहिए उन केसेस में जहां पे इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना था। यानी मान लीजिए कोई ऐसा केस आ गया जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चैलेंज किया गया है, तो वहां पे ये नहीं होना चाहिए कि जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं वो उस बंदे की तरफ से केस लड़ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये तो उल्टा हो जाएगा। तो अटॉर्नी जनरल सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे, वो सेकंड पार्टी या दूसरी पार्टी का केस नहीं ले सकते। वहीं पे क्रिमिनल डिफेंस विदाउट परमिशन, जो एजी है वो किसी भी अक्यूज पर्सन को डिफाइन नहीं कर सकते क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में, उनको इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायर पोजीशन लेनी होगी ताकि जो एजी की इंपार्शियलिटी है या फिर जो उनके इंटरेस्ट हैं उनसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। वहीं पे कॉर्पोरेट डायरेक्टरशिप, जो एजी है वो कोई भी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज अ डायरेक्टर एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना, यानी एंश्योर करता है कि जो उनके ऑफिशियल ड्यूटीज हैं वो बिना किसी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स के आसानी से वो परफॉर्म कर सके। वहीं पे एडवाइजरी रोल थ्रू प्रॉपर चैनल्स, अटॉर्नी जनरल जो है वो किसी भी मिनिस्ट्री को एडवाइस नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस नहीं कर सकते, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस नहीं कर सकते या किसी भी पब्लिक
सेक्टर अंडरटेकिंग को एडवाइस नहीं कर सकते जब तक कि उनको कोई भी प्रपोजल या रेफरेंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के द्वारा नहीं दिया गया। यानी जो लीगल स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की, उसको मेंटेन रखना इनका एक प्राइमरी रोल होता है। पार्ट टाइम रोल देखिए, एजी जो है वो फुल टाइम कंसल नहीं होते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी वो जो है पार्ट टाइम अपनी पर्सनल प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमें एक ही चीज याद रखनी है कि वो जिस भी केस को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में चला रहे हैं, उसमें से कोई भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। वहीं फिर हम बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की। अपार्ट फ्रॉम एजी, जो बाकी लॉ ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल मैटर्स में, उनमें से एक होते हैं सॉलिसिटर जनरल, फिर होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एजी के विपरीत जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अंडर आर्टिकल 76, जो सॉलिसिटर जनरल है या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है वो स्टैट्यूटरी पोजीशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इनका क्या रोल है? असिस्ट करना अटॉर्नी जनरल को ताकि वो अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा सके, यानी लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करना एज पर द रिक्वायरमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की हम बात करें, अटॉर्नी जनरल के विपरीत जिनको सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का जो अपॉइंटमेंट है वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पे बेस्ड होता है या उन गाइडलाइंस पे बेस्ड होता है जो कि गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है। रिलेशनशिप विद द कैबिनेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो मेंबर नहीं होते सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। यानी कैबिनेट में एक सेपरेट लॉ मिनिस्टर होते हैं जो कि गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स को देखते हैं। वहीं पे हम बात करें लीगल रिप्रेजेंटेशन की, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अटॉर्नी जनरल के गाइडेंस में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स में, उन केसेस में जो कि सुप्रीम कोर्ट या बाकी कोर्ट्स के सामने है जहां पे गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, दैट इज द एडवोकेट जनरल। जो एडवोकेट जनरल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और एक लीगल एडवाइजर है स्टेट गवर्नमेंट की इंडिया में। अटॉर्नी जनरल जो है सेंट्रल लेवल पे होते हैं और एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं, यानी लीगल मैटर्स में रिप्रेजेंटेशन देना और लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना स्टेट गवर्नमेंट को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं किसकी? एडवोकेट जनरल की, अंडर आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट की। एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। अपॉइंटमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे किया जाता है। क्वालिफिकेशन क्या है? सिटीजन होनी चाहिए इंडिया के, हाई कोर्ट के जज रहने चाहिए 10 साल तक, या फिर हाई कोर्ट में लगभग 10 साल तक एडवोकेट रहे हो, और गवर्नर की नजर में एक एमिनेंट जूरिस्ट हो। टेन्योर क्या होता है? कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, गवर्नर के पैसे के तौर पे सर्व करते हैं और जब चाहे गवर्नर इनको रिमूव कर सकते हैं। रेजिग्नेशन की बात करें, एडवोकेट जनरल कभी भी रिजाइन दे सकते हैं गवर्नर को रेजिग्नेशन सबमिट करके, ठीक है। या फिर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज हो गई तो ऑटोमेटिकली ये भी रिजाइन कर देंगे। रेन्यूमरेशन की हम बात करें तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं करता है, गवर्नर डिसाइड करते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन या गाइडलाइंस देती है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। नेचर ऑफ रेन्यूमरेशन की अगर हम बात करें, एडवोकेट जनरल जो है उनको रेन्यूमरेशन गवर्नर के कहने पे मिलता है, यानी जो गवर्नर डिसाइड करेंगे वही मिलता है, यानी सैलरी, अलाउंसेस या बाकी पर्क्स जो कि गवर्नर के डिसीजन पे ही डिपेंड होते हैं। गवर्नमेंट ट्रांजिशन, कन्वेंशनली जो एडवोकेट जनरल हैं वो रिजाइन कर देते हैं जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज होती है। क्यों? क्योंकि उनको उनके एडवाइस पे ही अपॉइंट किया गया था। इंडिपेंडेंस एंड रोल की हम बात करें तो हालांकि इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, अनबायस्ड लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को और रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को लीगल मैटर्स, ताकि जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं वो मेंटेन रह सके। लीगल एडवाइस की हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना जो कि गवर्नर के कहने पे या चीफ मिनिस्टर के कहने पे उनको कहा गया। अदर लीगल ड्यूटीज, बाकी कोई भी लीगल ड्यूटीज जो कि गवर्नर ने उन्हें दी हैं उनको फुलफिल करना। वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, वो ड्यूटीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उन पे लगाई हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर लॉ के तहत
उनको फुलफिल करनी है, उन ड्यूटीज को निभाना, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन हो गया, स्टेट के एक्शंस को कोर्ट में डिफाइन करना हो गया, या लीगल कंप्लाइंस हो गया। वहीं पे अपीयरेंस इन कोर्ट्स, एडवोकेट जनरल जो है वो किसी भी कोर्ट में विद इन द स्टेट अपीयर हो सकते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिटिगेशन में, पेटिशंस में, आर्ग्यू केसेस में, और स्टेट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को डिफाइन करना इनकी ड्यूटी होती है। पार्टिसिपेशन लेजिस्लेचर, राइट टू स्पीक है, राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते, ठीक है, नो वोटिंग राइट्स मैंने बता दिया। प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज सेम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे ही इनको मिलती है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल सबको खत्म कर लिया है, ओवर कर लिया है। प्लीज आप इन सभी लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।